हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। तो दोस्तों, आपका चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स दिसंबर की कड़कड़ाटी ठंड में आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की गर्माहट लेके आया है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते थे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एटसेट्रा, उन सबको हमने कल डिराइव कर लिया था। अब हम धीरे धीरे इन पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन भी चेक कर रहे थे। तो लास्ट रिलेशन हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जिसे हम मैक्सिमम हाइट भी बोलते थे, उन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास हो जाएगा रिलेशन बिटवीन टी एंड एच। ठीक है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन टी एंड एच, जहां पर टी हमारे पास क्या है? टी हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, और एच क्या है? हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मतलब एच हाइट, वो हाइट है जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सबसे पहले टी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला के लिए हमने डिराइव किया था, वो हमारे पास होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से u sin थीटा की वैल्यू को अलग कर देता हूं, अगर मैं यहां से u sin थीटा की वैल्यू को अलग कर देता हूं तो जी टी बाई टू, तो मेरे पास आ जाएगा जी टी बाई टू। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से मेरे पास u sin थीटा आ गया। अब अगर मैं हाइट का फॉर्मूला लिखता हूं, तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही होता है। तो u sin थीटा देखिए, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? हमने u sin थीटा का स्क्वायर किया हुआ है डिवाइडेड में 2g है, तो u sin थीटा की वैल्यू में gt बाई टू लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया gt बाय टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर आ रहा है g का स्क्वायर और नीचे आ रहा है g, तो एक g कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक g कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, और 4 टू द 8, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 आने वाला है। तो इस रिलेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स ऑफ g टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। और अगर हम टाइम का एच के साथ रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना, तो टाइम के हमारे पास आ जाएगा 8h बाई जी, तो t इज इक्वल टू अंडर द रूट 8h बाय जी। तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। ठीक है ना, तो हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन हमारे पास ये रहा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसमें आपको सेम रेंज कभी दे रखी हो तो बाकी के पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, या फिर आपको सेम टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा हो तो बाकी के पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हाइट और टाइम के बीच का रिलेशन था। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं फॉर सेम रेंज। ठीक है ना, फॉर सेम रेंज। ठीक है, अगर हम रेंज सेम कर देते हैं, रेंज सेम करने का क्या मतलब है बच्चों? रेंज सेम करने का मतलब ये है, रेंज सेम करने का मतलब ये है कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल पे मैंने दो प्रोजेक्टाइल फेंके हैं, एक इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, तो ये मैंने दो प्रोजेक्टाइल बनाए हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स में से इसका u1 अलग है, इसका u2 अलग है। ठीक है, इसका θ1 अलग है, इसका θ2 अलग है। क्लियर हो रहा है ना? और इसका h1 अलग है और इसका h1 अलग है, मतलब ये h1 है और ये h2 है। ठीक है, ये हमारे पास u1 है, ये हमारे पास u2 है, और यहाँ पर हमारे पास θ1, u1 कितना एंगल बना रहा है? θ1, और u2 कितना एंगल बना रहा है? θ2। तो यहाँ पे हमने जो खास बात देखी, वो खास बात हमने क्या देखी? खास बात हमने ये देखी कि R1 बराबर R2 है।
क्या देखा हमने, R1 बराबर R2 है। मतलब पहला प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो उसके लिए R1 ये इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई। दूसरा प्रोजेक्टाइल भी इनिशियल पॉइंट यही था और फाइनल पॉइंट ये था, तो उसके बीच में भी हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो गई, तो R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए H1 और H2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना। U1 U2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सेम रेंज में क्या होता है। ठीक है ना, सेम रेंज में क्या होता है। चलिए R1 बराबर R2 अपन को दे रखा है, तो R1 बराबर R2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1। ठीक है ना, या फिर नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन में। रेंज का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है U स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हम यहाँ पर कितनी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, सोचिए थीटा की वैल्यू। अगर हम R1 और R2 बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा U1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 बाय G तो हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ आ जाएगा U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय G। तो G से G दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये G से G दोनों तरफ कैंसिल हो चुका है। अब हमें थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन भी तो चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूं नोट, ठीक है, फॉर सेम रेंज के लिए थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा 1। ठीक है ना, ये सेम रेंज के लिए हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिखवा दिया, ये आया कैसे। तो चलिए एक बार अगर अपन प्रूफ कर लेते हैं, तो R1 को अपन क्या लिखेंगे, U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1। ठीक है, अब देखिए, और R2 को क्या लिखेंगे, R2 को हम लिख देंगे U2 स्क्वायर R2 इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। अब थीटा 2 की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा 1 लिख देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, U2 स्क्वायर साइन 2, ये तो 2 बाहर है और अंदर थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1, है ना, 180 माइनस 2 थीटा 1, तो हो जाएगा U2 स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा 1। और सभी जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास R2 कितना आ जाएगा, हमारे पास R2 आ जाएगा U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1। तो देखिए साइन 2 थीटा 1 आ गया हमारे पास वापस ये चल के, तो डिफरेंस सिर्फ U1 और U2 का आ रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर आप सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, अगर U1 और U2 को अगर आप बराबर ले लेते हैं तो आपके पास एक ही सेम रेंज के लिए आपके पास दो एंगल मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक एंगल को थीटा लेते हैं तो 90 माइनस थीटा वाले एंगल पर भी आपको उतनी ही रेंज मिलेगी। तो बोलो बच्चों बात समझ में आई इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखते हैं कि अगर हम सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, इसका मतलब इफ U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U, मतलब हमने सेम स्पीड से फेंका है, दोनों की बस डायरेक्शन अलग है बस, बट हमने सेम स्पीड से फेंका है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2, यही आ जाता।
तो यहाँ से हमारे पास वही वापस वही रिलेशन चल के आ जाता, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ चुका है, ठीक है, जब सेम रेंज के लिए। अब सेम रेंज के लिए अगर इस वाले में टाइम लगा है t1, इस वाले में टाइम लगा है t2, ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मूले को बार बार हम यूज करेंगे और t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर सेम रेंज हमने रेंज सेम कर दी, रेंज सेम करने के बाद दोनों की इनिशियल स्पीड को सेम रखा है ना। बच्चों ध्यान देना, आपको इनिशियल स्पीड को सेम रखना है। अगर ये इनिशियल स्पीड को सेम नहीं बताया गया है न्यूमेरिकल में, तो आप इस इक्वेशन से ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अजम्पशन रखा है कि दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया है। पहला पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो दूसरा पार्टिकल भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही फेंका है। तो अब इस रिलेशन को हम टाइम पीरियड में यूज करेंगे, ठीक है ना। किसमें यूज करेंगे? टाइम पीरियड में। तो t1 हमारे पास कितना आ जाएगा? t1 हमारे पास आ जाएगा 2u साइन θ1, और t2 हमारे पास कितना आ जाएगा? t2 हमारे पास आ जाएगा 2u मतलब अपॉन जी, 2u साइन θ1 अपॉन जी, और ये हमारे पास आ जाएगा 2u साइन θ2 डिवाइडेड बाय जी। तो 2u साइन θ2 की जगह मैं 90 माइनस θ1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? मैं 90 माइनस θ1 रख दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय जी। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास आ जाएगा t2 इज इक्वल टू यू इंटू कॉस θ1 डिवाइडेड बाय जी। तो अगर मैं देखिए ये t1 है, हमारे पास t1 है 2u साइन θ1 बाय जी, और ये है 2u, और ये हमारे पास है 2u cos θ1 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना, cos θ1 डिवाइडेड बाय जी। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t1 बाय t2, t1 बाय t2 कितना आ जाएगा? साइन θ1 बाय cos θ1, तो हमारे पास आ जाएगा tan θ1, ठीक है। क्या आ जाएगा? tan θ1। अब अगर हम θ1 को यहां से उठा के इधर ले आए और 90 माइनस θ2 कर दें, तो जो जनरल रिलेशन हमारे पास चल के आएगा वो आ जाएगा t1 बाय t2 इज इक्वल टू tan ऑफ θ1, इसको अपन लिख देते हैं cot ऑफ θ2, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास चल के आया है। तो ये सबसे पहला इनके साथ रिलेशन है t1 और t2 के बीच में। मतलब अब हम प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस हमने ये पढ़ा कि जब आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ हमने एक ही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया, लेकिन दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। मतलब दोनों को हॉरिजॉन्टल से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन दोनों की स्पीड सेम रखी, ठीक है। तब पहले प्रोजेक्टाइल की हाइट h1 थी, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 था। दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट h2 थी और टाइम ऑफ फ्लाइट t2 था। तो t1 और t2 के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया θ1 और θ2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे u1 के साथ θ1 एंगल बना हुआ है और u2 के साथ θ2 एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सब समझ में आ रहा है। ये बोले कि सर यहाँ θ1 लिखा है तो यहाँ पे θ2 लिख दिया था, यहाँ कॉट में लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये रिलेशन θ2 इज टू 90 माइनस θ1, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 90 माइनस θ1 करूंगा तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा, ठीक है। तो ये tan θ1 के बराबर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि t1 और t2 यहाँ पर हमने t1 नीचे वाला है, t2 अपर वाला है। मतलब ये लोअर प्रोजेक्टाइल है और ये अपर प्रोजेक्टाइल मतलब हायर प्रोजेक्टाइल है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको लोअर और हायर वर्ड भी यूज करने को मिल सकते हैं, वन वर्ड टू सबस्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले चीज हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है ना, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। जब सेम रेंज होती है तब हमारे पास ये होता है। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा, ये तो हमारे पास टी के लिए था। अब हम बात करते हैं एच के लिए। हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g,
यही होता है। तो अगर मैं यहाँ H1 लिख देता हूं तो यहाँ θ1 हो जाएगा, क्योंकि U1 और U2 हमने सेम ले रखे हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे U स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर मैं H1 की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, एंड अगर मैं H2 की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, इस फॉर्मूले के अंदर अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा H2 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 को लिख देंगे 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1 बाय 2g। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो H2 हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा H2 हमारे पास U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब हम H1 और H2 का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना, H1 और H2 का रेशियो ले लेंगे तो U स्क्वायर बाय 2g, U स्क्वायर बाय 2g दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन ये आ जाएगा कि H1 डिवाइडेड बाय H2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर θ1 बाय cos स्क्वायर θ1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा H1 बाय H2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर θ2। ठीक है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने θ1 पूछा है आपसे या θ2 पूछा है, तो जनरली हम इसी को फॉर्मूला मानते हैं, कॉट के टर्म्स में आंसर ले जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने आपको θ2 एंगल दे रखा है तो आप पहले इस तरीके से θ1 निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर tan थीटा में पुट कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन बच्चों को अगर ये भी याद है, स्टूडेंट को ये भी याद है कि भैया दूसरा एंगल दे रखा है, पहला एंगल नहीं दे रखा, θ1 नहीं दे रखा मेरे को, एग्जामिनर ने मेरे को θ2 दे रखा है, तो वो डायरेक्ट कॉट का फॉर्मूला यूज करके, वो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कॉट का फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दूसरी चीज हमारे पास आ गई H1 और H2 के बीच में रिलेशन। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हम ये सीखेंगे, ठीक है ना, T1 और T2 के बीच में रिलेशन आ गया, H1 और H2 के बीच में रिलेशन आ गया, लेकिन हमें R1 और R2 क्या है, R के बराबर है, तो R और H का और R और T का रिलेशन भी तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। अपन जानते हैं R1 बराबर R2 इज इक्वल टू R, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम फर्दर लिख देते हैं, तो R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, लिख सकता हूं। अब अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर मेरे पास आ जाएगा R स्क्वायर, इधर मेरे पास आ जाएगा 4 U की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी चल ही रहा है हमारे साथ, डिवाइडेड बाय जी। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख देता हूं, मतलब मैं इसको लिख देता हूं 4, ये अलग है मेरे पास, U स्क्वायर, नीचे भी जी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो नीचे भी जी स्क्वायर आ जाएगा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, मतलब जी इंटू यहां पे मैं लिख दूंगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां तक आया बात समझ में। देखिए 4, ये रहा 4, U की पावर 4 के मैंने दो टुकड़े किए, U स्क्वायर और U स्क्वायर, साइन स्क्वायर को एक के साथ ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे के साथ ले लिया, नीचे जी स्क्वायर था तो एक जी इधर एक जी इधर। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर अगर मैं इस 2 को इधर ले जाता हूं तो बाकी की जो क्वांटिटी बची है वो इसी के बराबर है, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2H1 के बराबर। ये जो 4 के अलावा जो भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के पहले, वो पूरी क्वांटिटी 2H1 के बराबर है, तो अपन लिख देंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 तो पहले ही आ रहा है, इस पूरी क्वांटिटी की जगह में लिख दूंगा 2H1, ठीक है।
इसी तरीके से आप देखिए यहां पर भी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, तो ये H2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो इस 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही बचेगा मेरे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, यही बचेगा ना। तो उसकी जगह में लिख सकता हूं 2H2। बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ बिल्कुल, हमने वही करा है। तो देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ H1 H2। ये हमारे पास तीसरा रिलेशन है। तो आ रही कुछ बात समझ में? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब आपको सेम रेंज दे रखी होती है तो ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है बाकी सारे डेरिवेशंस का। आपको ये चीज याद रखना है कि θ1 और θ2 जो एंगल होते हैं प्रोजेक्शन के सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, वो एक दूसरे के कॉम्प्लेमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लेमेंट्री का मतलब वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है ना। ये माइनस θ1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सेम रेंज के लिए आपको याद करने वाली बात क्या है, नोट्स आप बना रहे हो तो लिख लीजिएगा। सेम रेंज के लिए सेम स्पीड से फेंके गए जो पार्टिकल्स होते हैं उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हैं ये हमने इसके बेसिस पर डिराइव किए हैं और ये रिलेशन डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इनमें आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए पार्ट जो हमने पढ़ा था फॉर सेम रेंज में, वो हमारे पास था u1 बराबर u2 इक्वल टू u। ठीक है ना, इफ लगाना भूल गया था, हमें यहां पर इफ भी लिखना पड़ेगा। sin 2 θ1 इज इक्वल टू sin 2 θ2। ठीक है ना, ये θ2 बराबर 9, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा इफ u1 बराबर u2 बराबर u। अब मैं इसके बी पार्ट की बात करता हूं। इसका बी पार्ट है हमारे पास इफ u1 नॉट इक्वल टू u2। तो बच्चों ये पहला केस था और उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन आया था। अब ये दूसरा केस है। ठीक है ना, अब इस केस में हमारे पास टॉपिक अभी वही है फॉर सेम रेंज। तो सेम रेंज के लिए भी हमने दो चीजें पढ़ी। जब सेम रेंज हमें कब मिल रही है? सेम स्पीड पर। ये दोनों प्रोजेक्टाइल हमने सेम स्पीड पर फेंके, एक इधर 5 मीटर पर सेकंड से, एक इधर 5 मीटर पर सेकंड से, तब ये रिलेशन भी ट्रू है, ये रिलेशन भी ट्रू है, ये रिलेशन भी ट्रू है और ये रिलेशन भी ट्रू है। आ रही है आपको बात समझ में? लेकिन अब हम इनको बराबर नहीं रख रहे हैं, अब अपन इनकी स्पीड भी अलग अलग कर रहे हैं। मतलब एक को मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड से θ1 एंगल पे, दूसरे को फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से θ2 एंगल पे, तो हमने स्पीड भी चेंज कर दी। ठीक है, अगर हमने स्पीड चेंज कर दी तो देखिए ये r1 बराबर r2 अभी भी वैलिड है। ठीक है ना, तो r1 बराबर r2 में अगर आप u1 बाई u2 स्क्वायर निकालना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा u1 बाय u2 इज इक्वल्स टू u1 बाई u2, इनका स्क्वायर लगा रखा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन θ2 बाय साइन 2θ1। ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय साइन 2θ1। देखिए इसी से मैंने डिराइव कराई है। जब दोनों u1 और u2 बराबर नहीं होंगे, पहले दोनों बराबर थे तो ये कैंसिल हो गए थे। ठीक है ना, और हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई थी कि जो प्रोजेक्शन एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये सेकंड केस है बच्चों। सेकंड केस में जब θ1 बराबर θ2 होगा तो आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड्स का जो रेशियो है वो θ1 और θ2 के साइन डबल एंगल के साइन रेशियो के अंडर रूट के बराबर होगा। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पे अपन लिख देंगे कि θ2 अब की बार θ2 नॉट इक्वल टू 90 माइनस θ1। आ रही बात समझ में? तो जब आपके दोनों की स्पीड सेम थी तो ये वाली बात चल रही थी, लेकिन जब दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी तब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर ने क्या दे रखा है। अगर दोनों की स्पीड बराबर नहीं है तो दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, और अगर दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों प्रोजेक्टाइल की स्पीड बराबर है, तो उन दोनों के फेंके गए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हैं वो
कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब हम आ जाते हैं हाइट पर। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें ये H1 और H2 का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारे पास U1 स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास U2 स्क्वायर आ जाता। तो उसी तरीके से, ठीक है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सेम हाइट, फॉर सेम हाइट। भाई ये किसके लिए है? फॉर सेम रेंज, फॉर सेम हाइट। अब हम किसके लिए डिराइव कर रहे हैं? फॉर सेम हाइट, सेम हाइट के लिए। मतलब जब हमारे दोनों की स्पीड बराबर नहीं होगी, लेकिन दोनों के द्वारा जो हाइट अटेन की है वो सेम है, तो उस केस में आपकी स्पीड्स का रेशियो कैसा आ जाएगा? इधर से आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहां से भी हमारे पास आ जाएगा H1 बराबर H2, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा U1 बाय U2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 2 का अंडर द रूट। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। तो यहां तक आपको बात समझ में आए स्टूडेंट्स? तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के अंदर इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस निकल के आते हैं, बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने ये रिलेशन कब लिखा था, इसके अप्लाई करने की कंडीशंस क्या थी। ये रिलेशन कब लिखा था, इसके अप्लाई करने की कंडीशंस क्या थी। ये रिलेशन कब लिखा था, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो बॉक्सेस के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज बंद हैं, वो सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके काम आएंगे, आपके टाइम की वो बहुत बचत करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले दोबारा से बता दूं कि फॉर सेम रेंज, यहां से लेके ये पूरा कहां तक, यहां तक, ये सेम रेंज के लिए है। ये क्या है? सेम रेंज के लिए। आगे ना बात, मतलब ए पार्ट जो है बी से पहले पहले का पूरा ए पार्ट है इसका सेम रेंज का, उसके बाद बी पार्ट आता है, तो बी पार्ट के अंदर सेम रेंज के लिए हमारे पास वेलोसिटी का, स्पीड का रेशियो ये आ जाता है, और सेम हाइट के लिए हमारे पास स्पीड का रेशियो ये आ जाता है। मतलब सेम रेंज वाला टॉपिक आपके यहां तक चल रहा है, यहां तक। मैं दूसरे कलर से खींच देता हूं, ये जो पिंक लाइन है ये यहां तक, इसके ऊपर ऊपर का पूरा सेम रेंज वाला टॉपिक है, जिसमें आपकी प्रोजेक्शन की स्पीड सेम दे रखी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इसके बाद हमने इसी का दूसरा पार्ट लिया कि जब दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड सेम नहीं होगी तब क्या होगा। जब सेम थी तो प्रोजेक्शन एंगल क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री। जब सेम नहीं होगी तब प्रोजेक्शन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो उस केस में आपकी जो स्पीड का रेशो है वो आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के फंक्शंस के रेशो के बराबर होगा। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फंक्शन का अंडर रूट है, और यहाँ पे साइन थीटा का रेशो है। ठीक है ना। तो सेम रेंज है अगर आपकी, तो स्पीड का रेशो ये होगा, और अगर आपकी सेम हाइट है तो आपकी स्पीड का रेशो ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं जो भी बोलता हूं, हो सकता है मैं बोर्ड पे न लिख पाऊं, तो मैं जो भी बोलता हूं उसको आप वीडियो को धीरे करके देख सकते हैं और उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जनरली प्रॉब्लम बना दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ओके, हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल में एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, और प्रोजेक्टाइल इस तरीके से नीचे आके गिरा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y। अब इस पॉइंट को
मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, इस पॉइंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और इसको मैं जोड़ देता हूं पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से, ठीक है ना। और इस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, y, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y, तो इसका मतलब ये x है, इसका मतलब ये x है आपके पास, और ये आपके पास y है। तो यहाँ पे हमें एंगल दिखाना जरूरी है, तो चलिए इस एंगल को अपन ले लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को ले लेते हैं बीटा, ठीक है। हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इनिशियल वेलोसिटी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये हमारे पास था u वेक्टर, ठीक है। और ये जो u वेक्टर है इसको हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम हमारे पास हो जाएगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड थीटा। तो यहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल है स्टूडेंट, अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो एंगल है जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पर कोई भी एक अपन ने रैंडम पॉइंट ले लिया, ये इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, इस पैराबोलिक पाथ पर हमने कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो उस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मिला दिया। तो किसी भी रैंडम पैराबोलिक मोशन की ट्रेजेक्टरी पर चूज किए हुए किसी भी रैंडम पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से बनाया गया एंगल अल्फा, और उसी पॉइंट का फाइनल पॉइंट से बनाया गया एंगल बीटा होता है, ठीक है ना। और थीटा तो आप जानते ही हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए टेन थीटा आपको दिख रहा है, सॉरी टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा, टेन अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन इसको लिख देंगे y बाय x, ये टेन अल्फा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेन बीटा की। तो बच्चों टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास अभी भी y है, लेकिन अब बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा हमारे पास r माइनस एक्स, कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस तो r है बच्चों, है कि नहीं है, इसे तो रेंज बोलते हैं अपन, इसे तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस x ले ली तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स, तो टेन बीटा हमारे पास आ जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है ना, कितना आ जाएगा r माइनस एक्स। अब अगर हम टेन अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है y बाय एक्स प्लस y बाय r माइनस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो चलिए हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हो जाएगा r माइनस एक्स इंटू एक्स और y इंटू r माइनस एक्स प्लस x इंटू वाई, तो जैसे आ जाएगा हमारे पास। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, देखिए वाई आर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। तो अब आप खुद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास आ रहा है वाई आर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई आर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स, यही आएगा, यही आएगा स्टूडेंट, बोलिए हाँ सर यही आएगा। अब इसमें अपन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इस आर को इसके अपॉन में ले जाते हैं, इस आर को इसके अपॉन में ले जाते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, अब हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हमने डिराइव करा था, हमने डिराइव करा था y, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करी थी ना हमने, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, ऐसा ही आया था हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन,
तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास आया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूं तो देखिए y अपॉन एक्स इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए आर माइनस एक्स बाय आर। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को भी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, तो मेरे पास पहले से ही था, इस ब्रैकेट को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। तो वाई बाय एक्स आर अपॉन आर माइनस एक्स, आर अपॉन आर माइनस एक्स, तो ये टेन अल्फा प्लस बीटा के बराबर है ये चीज, और यही चीज टेन थीटा के बराबर है। आ रही कुछ बात समझ में? तो इसकी जगह में ये लिख दूंगा और उसकी जगह में ये लिख दूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। आ रही कुछ बात आपको समझ में स्टूडेंट? मतलब टेन अल्फा और टेन बीटा टेन थीटा के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आया? मतलब ये कुछ वेरियस रिलेशंस हैं जिनके ऊपर आईआईटी में या नीट में बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार न्यूमेरिकल्स बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, ये तो बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, लेकिन ये वो रिलेशन है जो मैंने आपको डिराइव करवाए हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को भी अपन आगे जाके लेंगे। तो नेक्स्ट चीज अब अपन पढ़ लेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है ना। एयर रेजिस्टेंस की जब भी बात होगी या फिर विस्कस रेजिस्टेंस की जब भी बात होगी तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको उसके लिए हमको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि एयर रेजिस्टेंस आपके हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एयर ड्रैग और विस्कस, एयर ड्रैग और विस्कस ड्रैग always acts in opposite to the motion and proportional to speed of projectile, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस की, तो एयर ड्रैग और विस्कस ड्रैग ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट टू द मोशन एंड प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब आपके प्रोजेक्टाइल की स्पीड जितनी ज्यादा रहेगी हवा में, वो जितना ज्यादा तेज मोशन करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से मोशन करेगा, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? मोशन अगर इधर है तो उसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में एयर ड्रैग लगेगा, ठीक है। तो इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए, देखिए। इससे सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, इफेक्ट, तो हम अपन यहां पे लिख देते हैं इफेक्ट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो ग्रेविटी जो ये वो एक्सलेशन है जो हमें धरती की तरफ खींच रहा है, ये वो एक्सलेशन है जो हमें धरती की तरफ खींच रहा है। तो इसके हमने दो पार्ट कर दिए थे बच्चों, इसके हमने दो पार्ट क्या कर दिए थे, u साइन थीटा बाय जी प्लस u साइन थीटा बाय जी। तो ये वाला जो पार्ट था ये अपवर्ड मोशन का था और ये वाला जो पार्ट था ये डाउनवर्ड मोशन का था। मतलब इतना टाइम लग रहा था प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में, यहां से लेके यहां तक, भाई यही है ना मैक्सिमम हाइट, तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग रहा था, ये वाला अपवर्ड का, और यहां से लेके वापस यहां तक कितना टाइम लग रहा था, ये वाला डाउन का। अब बच्चों शुरुआत में तो ये दोनों केस बराबर थे जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस लगेगा, है ना, तो यहां पर हम जी नीचे की तरफ है और हमारा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा, एयर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो
टाइम ऑफ आपको अपन क्या लिख देंगे, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से लेके यहां तक, ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल, भाई पार्टिकल वाई एक्स डायरेक्शन में तो कंटिन्यूसली चल रहा है, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में तो कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एयर ड्रैग लगेगा। लेकिन पार्टिकल का जो वाई कंपोनेंट है, अभी कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो पूरे मोशन के दौरान फिक्स रहता है, वो पूरे मोशन के दौरान फिक्स रहता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड थी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो फिक्स था, तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला एयर का रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड था, वो वेरिएबल नहीं था। लेकिन वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था या वाई डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिक्रीज हो रही थी, पता है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रही थी। तो मोशन की डायरेक्शन क्या थी वाई डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, तो एयर ड्रैग कहां लगेगा, नीचे की तरफ। एक्सीलरेशन कहां से कहां तक, एक्सीलरेशन पूरे मोशन में कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, एयर ड्रैग भी नीचे और ग्रेविटी भी नीचे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी प्लस एफ बाय एम, ये क्या जाएगा, जी प्लस एफ बाय एम। एफ बाय एम क्या होता है, एक्सेलरेशन, भाई मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपन ने पढ़ा है ना, तो एफ बाय एम क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब वो रिटार्डेशन जो एयर ने दिया है अपने प्रेजेंस के कारण, ठीक है ना। तो एफ एयर का रेजिस्टिव फोर्स हो गया और एम प्रोजेक्टाइल का मास हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे लग रहा है, उस प्रोजेक्टाइल पे, तो प्रोजेक्टाइल को कुछ ना कुछ मास होगा। तो टी आपको अपन लिख देंगे 2u sin थीटा बाय जी प्लस एफ एम। एंड इसी तरीके से हम टी डाउन की बात करेंगे। तो जब आपका पार्टिकल नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, उसकी स्पीड बढ़ रही थी, तो रेजिस्टेंस, स्पीड कहां बढ़ रही थी, नीचे की तरफ, तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटी नीचे, एयर रेजिस्टेंस ऊपर, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस एफ बाय एम। क्लियर है। यहां पर ग्रेविटी में कुछ कंपोनेंट ऐड हुआ है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, और यहां पर ग्रेविटी में कुछ कंपोनेंट माइनस हुआ है, सेम ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन में आपने देखा कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो ये कम होगा, ठीक है, और ये कम है तो ये ज्यादा होगा। कुछ आ रही है आपको बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि टी अप जो होगा, है ना, ये ज्यादा है तो ये कम होगा टी डाउन से, मतलब ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस एप्लीकेबल है तो, है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऊपर जाने में और नीचे जाने में वाला टाइम सेम रहेगा, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है। मामूली सा डिफरेंस होता है कुछ मिली सेकेंड्स का, है ना, इतना ज्यादा इफेक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। पहला इफेक्ट तो ये हो जाएगा, और तो इसको बोल देते हैं ए। दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट हम जानते हैं एच जो होता है हमारे पास वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां पर भी देखो g आ रहा है, ठीक है ना। तो हाइट के बारे में हम क्या बोलेंगे, हाइट के बारे में भी अपन ऐसा रिलेशन बना देते हैं, क्यों नहीं, हाइट के बारे में अपन क्या बोल देंगे, h1 इक्वल टू h2। तो बच्चों देखो आपने, सॉरी कम हो जाएगी हाइट, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ये क्या था, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। लेकिन विद एयर रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या लगेगा, विद एयर रेजिस्टेंस में, इसको अपन लिख देते हैं विदाउट एयर। बट जब हम h की वैल्यू निकालते हैं, h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, अब यहां पर g के साथ हमारे पास आ जाएगा g प्लस एफ बाय एम, g प्लस एफ बाय एम, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं h डैश, और यहां लिख देते हैं अपन विद एयर। तो आप बोलेंगे कि सर आपने यहां पर तो एक बार प्लस ले लिया, यहां पर एक बार माइनस ले लिया, क्योंकि बच्चों ऊपर जाने में भी टाइम लगा था तो नीचे आने में भी टाइम लगा है, इसलिए
ऊपर जाने वाले के लिए कॉन्सेप्ट टाइम ड्यूरेशन और नीचे वाला आने के लिए टाइम ड्यूरेशन अलग अलग था, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज हुई थी बीच में एक बार। यहां से लेके यहां तक एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अलग थी और यहां से लेके यहां तक एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अलग थी। बट बट इस वाले केस में हाइट जो है वो कहां से कहां तक गेन हुई है, यहां से लेके यहां तक ही गेन हुई है। इसके बाद तो हाइट डिक्रीज होने लगी, तो हमें इस आगे वाला पार्ट से मतलब नहीं है, समझ रहे हो, हमें इस आगे वाला पार्ट से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी, तो मैक्सिमम हाइट यहां से लेके यहां तक में गेन हो गई हमारे पास, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक में हमें ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा था, मतलब ग्रेविटी के साथ साथ ये वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा था ना अपवर्ड में, तो टी अप, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा है तो ये कम होगा, सो हम लिख देते हैं H डैश इज लेस देन H फॉर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के लिए H डैश की वैल्यू छोटी होगी H से। आगे बच्चों बात समझ में है ना। तो आपको रिलेशंस जो हैं अलग अलग टाइम के या फिर अलग अलग पैरामीटर्स के, उन्हीं के साथ खेलना है। आपको क्वेश्चंस के अंदर या डेरिवेशंस के अंदर अलग अलग कंडीशंस दे दी जाएगी, अलग अलग इनिशियल और बाउंड्री पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, जिससे आपको अलग अलग रिलेशन निकालने हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। डब्बे वाले पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरी चीज, ठीक है ना, तीसरी चीज हमारे पास ये हो जाएगी कि रेजिस्टेंस, अब हमारे पास रेंज रह गया, अब हमारे पास क्या रह गया, रेंज। रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है ना। लेकिन रेंज का एक फॉर्मूला हमने देखा था कि R इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ये रेंज का फॉर्मूला अपन ने, जब हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था तब ये आया था, लिखा हुआ है पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं ना, रिवाइज कर सकते हैं उस चीज को। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो यू एक्स है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वही जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है प्रोजेक्टाइल की वो तो हर पॉइंट पर सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो आर किसके प्रोपोर्शनल होएगा, आर प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है, आर किसके प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये और ये इन दोनों के एडिशन से आता है भाई। पहले तो अपन ये वाली टी की वैल्यू रखते थे जो दोनों सेम आ रही थी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के साथ ये दोनों पहले दिस प्लस दिस, ये आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही आएगा ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो अब आप देख लीजिए कि टी अप और टी डाउन छोटा है, मतलब यहां पर बगल में आप देखिए कि अगर मैं टी को मान लेता हूं 5 सेकेंड, टी को मान लेता हूं मैं 5 सेकेंड, मतलब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो 5 सेकेंड लगे, मतलब 2.5 सेकेंड ऊपर जाने में और 2.5 सेकेंड नीचे आने में, मतलब 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड में आपका पार्टिकल यहां तक गया और अगले 2.5 सेकेंड में यहां पे आ गया, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब अपन एयर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो टी अप ऊपर जाने में लगा टाइम कम होएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक अब 2.5 सेकेंड नहीं लगेंगे, अब लगेंगे 2 सेकेंड, टी अप लगेंगे 2 सेकेंड, और टी डाउन नीचे आने में कितने सेकेंड लगेंगे, 5 में से 2 गए तो 3 सेकेंड, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो विद एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट था, सॉरी विदाउट एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट था 5 सेकेंड, विद एयर रेजिस्टेंस भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 5 सेकेंड ही आ रहा है। कुछ है बात समझ में, 5 सेकेंड ही आ रहा है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि रेंज तो वही आनी चाहिए सेम, रेंज तो सेम आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, है ना। बच्चा ऐसा सोचता है, एग्जामिनर भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा, और आप जब ये प्रोपोर्शनलिटी लगा के कैलकुलेशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तब आपको लमसम ये इक्वल भी दिखेगा। लेकिन आर, तो ये गलत अप्रोच है हमारे पास, है ना। आर प्रोपोर्शनल टू यू एक्स, ठीक है ना, आर किसके प्रोपोर्शनल है, यू एक्स के, और यू एक्स कॉन्स्टेंट है तो लगने वाला एयर रेजिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रही है थ्रू आउट द मोशन, तो रेजिस्टेंस भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूअसली किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ। तो पहले पार्टिकल यहां तक पहुंच रहा था, लेकिन अब पार्टिकल कम डिस्टेंस तक पहुंचेगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू एफ एयर, ठीक है। सो
so projectile resists in opposite direction, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट करेगा, है ना। और जब पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट करेगा तो ये इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, ux इंटू टी माइनस 1/2 इंटू ए एयर इंटू टी स्क्वायर। तो ux पहले हमारे पास ओरिजिनल था, है ना, तो r डैश कर देता अपन, तो ये हमारे पास ओरिजिनल था रेंज जब एयर नहीं थी, लेकिन जब एयर आ गई तो इतना कंपोनेंट माइनस करना पड़ रहा है हमें। ये मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक्स डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाई है, ठीक है ना। तो नई जो हमारे पास रेंज आई है एयर रेजिस्टेंस के साथ वो r डैश है, तो ये हमारी पुरानी रेंज थी ux इंटू टी, ये देखो ये पुरानी रेंज थी, ठीक है ना, ये पुरानी रेंज थी। उसमें से एयर एक्स डायरेक्शन में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया एयर के कारण, तो सेकंड इक्वेशन में ax अब जीरो नहीं है, और सेकंड इक्वेशन में अगर ax जीरो नहीं है तो इसमें से कुछ माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं r डैश इज इक्वल टू r माइनस एयर ड्रैग। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा एयर ड्रैग, इससे हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि r डैश जो है वो छोटा हो जाता है r से। तो ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चा इस चीज में फंसने की कोशिश करता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये चीज गलत हो जाएगी, कभी मत कर देना। ये चीज आपके साथ हमेशा साथ रहेगी, मतलब आपका जो रेंज है वो एक्स कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल है, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होएगा, ठीक है ना। सो प्रोजेक्टाइल रजिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब प्रोजेक्टाइल अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट होता है तो पहले ये टर्म जीरो आती थी, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो ये टर्म जीरो आती थी अपने पास सेकंड इक्वेशन में, देख लेना पिछले लेक्चर में जाके। अब ये टर्म जीरो नहीं आएगी तो हमारे पास जो फाइनल एयर रेजिस्टेंस के साथ जो रेंज मिलेगी वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस के उपलब्ध होने वाली रेंज से छोटी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का अपना लेक्चर। आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, इसको पढ़िएगा, इसके अंदर मैंने आज आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं इस सिलेबस को तैयार करने के लिए। मैं जानता हूं कि इसके अंदर एक भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए, मतलब एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना बचे जिसके ऊपर आईआईटी वाले क्वेश्चन बनाना से रह जाएं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरीके के, हर वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवाऊं। इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपको फिजिक्स समझ में आने लगी हो, तो प्लीज 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 मेरा सहयोग कीजिए, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।